एक बार फिर से आपके साथ आ गया हूं मैं अपने मॉड्यूल नंबर 2 के नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी पढ़ रहे थे हम लोग, उसके 3 अलग अलग कैटेगरीज थे। तो उसमें से हम लोगों ने 2 कैटेगरी कवर किया हुआ था। फर्स्ट वन वाज ग्राफिकल फॉर्म एंड सेकंड वन वाज द मैथमेटिकल फॉर्म। तो थर्ड वाला कैटेगरी मैंने आपको बताया हुआ था कि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा कैटेगरी है, उसमें कुछ 2 डेरिवेशंस भी करने हैं हमको। तो इसीलिए मैंने एक सेपरेट सा वीडियो इसके लिए बनाया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी थर्ड पार्ट को कवर अप करेंगे। थोड़ा शॉर्ट सा वीडियो रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पता चल जाए कि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म के क्या क्या एक्सप्रेशन होते हैं, सो दैट कि जब हम न्यूमेरिकल पार्ट में जाएंगे तो आपको वो चीज़ समझने में बिल्कुल आसानी होनी चाहिए कि ये न्यूमेरिकल में गिवन मैग्नीट्यूड एक्चुअली कौन से फॉर्म में गिवन है। तो आइए बात करते हैं कि आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या कंटेंट को कवर अप करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा अभी भी वही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। कंटेंट में जो हमारा पार्ट था दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, which is magnitude form। तो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को बेसिकली 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म। उन तीनों में से ग्राफिकल फॉर्म में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा वेव फॉर्म एंड फेजर, मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा रेक्टेंगुलर, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड पोलर फॉर्म। वैसे ही आज मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड्स कितने तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती है। तो यहां मैं आपको बता दूं, The expression for magnitude form is basically of 4 types। पहला होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। आप चाहें तो किसी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है पीक और मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में। इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। अलग अलग बुक से आप पढ़ेंगे, आपको अलग अलग वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए। पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, ये सब तीनों एक ही चीजें हैं। थर्ड या तीसरा तरीका होता है इसको एक्सप्रेस करने का, क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड्स को आप चाहें तो एवरेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज RMS वैल्यू, जिसका कि फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि ये आखिरी के जो 2 मैंने लिखा हुआ है ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में। अगर आपके स्कूल में ये चीज़ कवर अप हो गई होगी तो डेफिनेटली टीचर्स ने इसको इंपॉर्टेंट टिक कराया होगा। CBSE बोर्ड के हिसाब से भी और अदर बोर्ड्स के हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो भी डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल जो आप बनाएंगे उस न्यूमेरिकल में जो गिवन डेटा रहता है उसमें बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पहले से लिखा जाता है कि ये क्वांटिटी इस फॉर्म में गिवन है। ऐसा जनरली आपको कोई न्यूमेरिकल मिलेगा नहीं जिसमें आपको क्वांटिटी किस फॉर्म में दी हुई है वो भी बता दिया जाए। वो आप ही को पहचानना पड़ेगा और वो आप तब पहचान पाएंगे जब मैग्नीट्यूड के ये चारों फॉर्म आपको क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म का यूज किया जाता है। तो अगर बुक में कोई डेटा गिवन है, अगर लिखा हुआ है कि वोल्टेज इज 230 वोल्ट, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो 230 वोल्ट इन चारों में से कौन सा फॉर्म एक्सप्रेशन का है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के फॉर्म से। तो अपना पहला जो सेक्शन है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज नाम से समझ में आ रहा है कोई भी ऐसी वैल्यू ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जो उसकी किसी एक इंस्टेंट को एक्सप्रेस कर सके। तो इसको थोड़ा वेव फॉर्म के तरीके से समझते हैं तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। अपने पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया हुआ था, और अगर आप इस मॉड्यूल 2 का पहला वीडियो अगर आप देखेंगे जहां हम लोगों ने जनरेशन ऑफ सिंगल फेज एसी पढ़ा, वहां पे एक टॉपिक मैंने बताया था EMF इक्वेशन, द डेरिवेशन फॉर EMF इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। उस डेरिवेशन के एंड में जो वैल्यू आई थी, उस डेरिवेशन के एंड में कुछ ऐसी वैल्यू आई थी जिसको मैंने लिखा था E = EM sin ओमेगा t। और फिर मैंने रेफर करके लिखा हुआ था कि सिमिलरली आप वोल्टेज और करंट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एज VM sin ओमेगा t एंड IM sin ओमेगा t। तो ये सारे जो तरीके होते हैं एक्सप्रेशन के, दीज मेथड्स आर ओनली नोन एज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन मेथड्स। ये सब क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए वेव फॉर्म में समझते हैं क्या होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो अगर सपोज
ये ग्राफ किसी ईएमएफ को ट्रेस करके बता रहा है, ईएमएफ की वैल्यूज को ट्रेस करता है, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो दो वैल्यूज डेफिनेटली मिलेंगी आपको, ईएम पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड, तीनों एक ही चीज को बोला जाता है, ठीक है। और यहां पे अगर सपोज मैं इसको 3 इंस्टेंट्स में डिवाइड कर दूं, 1 2 3, तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में भी देख चुके होंगे कि हर इंस्टेंट की वैल्यू आपको सेपरेट मिलेगी, कुछ अलग अलग वैल्यूज मिलनी शुरू होगी। तो इन्हीं इंस्टेंट पे मिलने वाली वैल्यूज को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ठीक है, और जिनको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को कैसे पहचानेंगे आप? इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हमेशा उस क्वांटिटी की पीक वैल्यू और उसके साइन के एंगल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो सो दोज वैल्यूज आर नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। इनको एक्सप्रेस करने का तरीका स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है और इनकी वैल्यूज को ऐसे शो किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पीक, मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड अलॉन्ग विथ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइनोसॉइडल क्वांटिटीज, ठीक है। तो अगर सपोज मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्म में वोल्टेज को एक्सप्रेस करना है तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, एक वोल्टेज अगर सपोज मेरे पास 200 साइन 35t वोल्ट्स, तो अगर न्यूमेरिकल में कोई ऐसी वैल्यू दिखेगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड को। और अगला स्टेप तुरंत आप क्या करेंगे? अगला स्टेप आप तुरंत ये करेंगे कि इसके नीचे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज Vm साइन ओमेगा t। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जब आप इन दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, जैसे ही आपने इन दोनों क्वांटिटी को कंपेयर किया तो तुरंत दो चीजों की वैल्यू मिल गई आपको। क्या, किन दो चीजों की वैल्यू मिली? सबसे पहले देखिए आपको Vm की वैल्यू मिल गई, द वैल्यू ऑफ Vm इज इक्वल टू 200। कैसे मिली? बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। और दूसरी किसकी वैल्यू मिली आपको? ओमेगा की वैल्यू मिल गई, ओमेगा की वैल्यू 35, ठीक। तो ऐसे हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को पहचान जाएंगे तो किसी भी न्यूमेरिकल से आप गिवन वैल्यूज को सीधे सीधे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो एक्सट्रैक्शन के लिए आपको सबसे पहले उसका बेसिक फॉर्म पता होना जरूरी है। सो दिस वाज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्वांटिटी की एक इंस्टेंट की वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड साइनोसॉइडल एंगल्स, ठीक है। तो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। सो आफ्टर इंस्टेंटेनियस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन द नेक्स्ट वन इज पीक और मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। तो देखते हैं पीक या मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सेम ग्राफ फिर से एक बार रेफर कर लीजिए, इसी सेम ग्राफ को एक बार फिर से रेफर करते हैं और देखते हैं कि पीक वैल्यू रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा है, क्वांटिटी को उसकी मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, क्वांटिटी को उसकी पीक वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हो गया पीक वैल्यू, पीक वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्वांटिटीज को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कैपिटल लेटर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई बुक्स में आप ऐसे E0 के फॉर्म में पढ़ेंगे, कई बुक्स के अंदर आप इसको EM के फॉर्म में पढ़ेंगे और कुछ बुक्स में डायरेक्टली ऐसे कैपिटल लेटर में E लिखा होगा। ये तीनों ही पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली अगर EMF की पीक वैल्यू है तो आपने इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, अगर वोल्टेज है तो इसको पीक वैल्यू के फॉर्म में आप ऐसे V0, Vm या कैपिटल V के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और करंट है तो आप इसको I0, Im या सिर्फ कैपिटल I इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्वांटिटी को उसकी मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही कहलाता है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। देन इसके बाद चलते हैं आखिरी के 2 पॉइंट्स पे, जो दोनों ही डेरिवेशन पॉइंट्स है। तो इनका डेरिवेशन समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। देखते हैं एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी का और कैसे उस क्वांटिटी को फिर हम लास्ट में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं थर्ड पॉइंट, एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। तो इस थर्ड पार्ट के अंदर देखते हैं कि एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन को कैसे बनाया जाता है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन यानी एक ऑल्टरनेटिंग जो करंट होती है उसका जो एक वेव फॉर्म होता है, उस क्वांटिटी का पूरा एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे? जब आप क्वांटिटी को उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हर इंस्टेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। उन सभी इंस्टेंट की वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आ चुकी हैं। उन सबका सम डिवाइडेड बाय ऑल द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ऐसे ही एवरेज निकालेंगे, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, जैसे ही आप इसका डेरिवेशन शुरू करना चाहेंगे उससे पहले आपको इसका जो बेसिक बनाने का तरीका है पहले तो वो ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी आप जो करने वाले हैं पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज एवरेज वैल्यू ऑफ AC का फुल फॉर्म ऑल्टरनेटिंग करंट, तो मैं सीधे करंट से ही शुरुआत करता हूँ। सपोज कि मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट I इन टर्म्स ऑफ एम्पियर एक्सप्रेस करके रखा हुआ है, ओमेगा T रेडियंस के फॉर्म में यहाँ एक्स एक्सिस पे एक्सप्रेस करके रखा हुआ है,
ये वेव फॉर्म एक बन गई और इसी से मुझे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, जब एवरेज निकालना है तो एक कंप्लीट एसी साइकिल का एवरेज निकालना चाहिए, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम होगा वो बता देता हूं आपको। अगर आप एक कंप्लीट एसी साइकिल का एवरेज निकालते हैं दैट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई और 360 डिग्रीज, तो प्रॉब्लम बस इसमें एक छोटी सी आती है, 0 पाई एंड 2 पाई। तो बस एक ही प्रॉब्लम आएगी कि इस पूरी साइकिल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं, इसका एक हाफ पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दूसरा हाफ नेगेटिव डायरेक्शन में है। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बिल्कुल सेम है, जो पॉजिटिव में है वही नेगेटिव में भी है। तो अगर सपोज मैं अगर ऐसी थ्योरेटिकली एक बात करूं कि पॉजिटिव डायरेक्शन के सारे सेक्शंस का एवरेज निकाल लिया, मान लो प्लस में कोई वैल्यू मिल गई, नेगेटिव सेक्शन का पूरा एवरेज निकाल लिया तो वो माइनस में कोई सेम वैल्यू मिल गई, दोनों को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो ऐड जैसी किया आपने वो पहले ही 0 हो गया। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल है दोनों सेक्शंस, ये दोनों ही सेक्शंस आइडेंटिकल है, बस सिर्फ इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, पोलैरिटी चेंज हो गई। तो इस कंडीशन में आप दोनों में से किसी एक ही हाफ का एवरेज निकाल सकते हैं। तो उस हाफ के एवरेज को निकालने के लिए हम सबसे पहले यूजुअली कंसिडर करते हैं पॉजिटिव हाफ को ही, और यहाँ भी वही कंसिडर करेंगे। तो सिंस आप एवरेज निकाल रहे हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया, एवरेज निकालने के लिए आपको क्वांटिटी को पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के फॉर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 0 से पाई तक जितने भी इंस्टेंट्स बनते हैं उन सभी इंस्टेंट्स में मैं इस क्वांटिटी को पहले डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रही है इन क्वांटिटीज़ की डिविजन्स को। इस पूरे स्पेस में यानी 0 से पाई तक के सेक्शन में जितने भी डिविजन्स पॉसिबल हैं मैंने सारे डिविजन्स अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब चूंकि ये करंट का ग्राफ है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ I1, फिर यहाँ I2, फिर I3 अप टू IN, ये लास्ट वैल्यू जो है इसको मैंने IN के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो अब दो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। पहला चीज़ ये कि जब भी एवरेज निकालेंगे किसी एक हाफ साइकिल का ही निकालेंगे, कंप्लीट साइकिल का एवरेज कभी नहीं निकाला जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस कंडीशन में दोनों हाफ साइकिल का एवरेज जब आप ऐड करेंगे तो वो 0 वैल्यू हो जाएगी। यही कारण है कि एक हाफ साइकिल का एवरेज निकाला जाता है। दूसरा चीज़, एवरेज निकालने के लिए क्वांटिटी को उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्म में पहले ब्रेक कर दीजिए। तो उस हाफ में जितना भी सेक्शन अवेलेबल है उन सभी एंगल्स के फॉर्म में आप क्वांटिटी को ब्रेक कर दीजिए सबसे पहले, और देखते हैं कि आप एवरेज कैसे निकालेंगे। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला लिखता हूं मैं। अगर सपोज आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, आपको लग रहा होगा कि इसका डेरिवेशन कैसे याद करेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे एग्जाम में, बिल्कुल इजी सा तरीका है। एवरेज कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? एक बेसिक सा फंडा होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, यही होता है ना एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका। अब इसी में हमको क्या निकालना है? करंट का एवरेज कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज निकालना है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन। सो नाउ द करंट दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज इन टर्म्स ऑफ एवरेज। इसके लिए क्या क्या चाहिए देखिए, आपको चाहिए सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। कौन कौन सी ऑल द वैल्यूज? आपको I1 की वैल्यू चाहिए, I2, I3 अप टू IN, जितनी भी वैल्यूज बनती है वो सारी की सारी वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए आपने कौन सा सेक्शन प्रीफर किया हुआ है एवरेज निकालने के लिए। जैसे मैंने पॉजिटिव हाफ प्रीफर किया हुआ है, ठीक। तो जब मैं डेरिवेशन लिखूंगा तो सबसे पहला काम मैं ये कर देता हूं, एक लाइन लिखूंगा मैं, टेकिंग द एरिया ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ 0 to पाई। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ एक वर्ड को इसलिए ताकि आपको इसका मतलब समझा सकूं। ऑल्टरनेशन बोलने का मतलब है हाफ पोर्शन ऑफ अ साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल इज नोन एज अ ओवरऑल एसी साइकिल, उसका हाफ इज नोन एज ऑल्टरनेशन, ठीक है। तो एक हाफ पोर्शन को बोला जाता है ऑल्टरनेशन। मैं कौन सा हाफ ले रहा हूं? 0 से पाई तक का हाफ कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। एंड डिवाइडिंग इट into all possible divisions। तो 0 से पाई तक जितना भी सेक्शन अवेलेबल हो सकता है उन सभी सेक्शंस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, I1, I2, I3 अप टू जितना भी अवेलेबल स्पेस है उतना, ठीक। तो अब जब मुझे निकालना होगा एवरेज तो मैं लिखूंगा I एवरेज शुड बी इक्वल टू, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक इंस्टेंट पे कितनी वैल्यू होगी? I1 की वैल्यू, दिस शुड बी, भाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है तो आप सीधे लिख सकते हैं IM sin ओमेगा t, ठीक है। एक इंस्टेंट है तो IM1
साइन ओमेगा t1 ऐसा लिख सकते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब जगह पीक वैल्यूज़ भी सेम रहने वाली है, ये बस चेंज होने वाला है। तो अब हम इसको एक एक के लिए तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरा 0 से पाई तक जितना भी इंस्टेंट बनता है सबको एक साथ कवर अप करना है। तो हम इस पूरी वैल्यू को इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई की लिमिट्स में। ऐसा करके आप उन सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड कर दिए इसके अंदर, ठीक। तो ये हो गया सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ वाला पार्ट। ऑल द वैल्यूज़ किसकी, ऑल्टरनेटिंग करंट की। वो कौन से फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में। नाउ इसको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो यहां देख लीजिए एक बार फिर से कितनी वैल्यूज हैं, 0 से लेके पाई तक जितना इंस्टेंट है उतनी ही वैल्यूज है। अगर उतनी वैल्यूज है तो आप क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो फाइनल वैल्यू है पाई माइनस 0। तो आप पाई माइनस 0 में 0 लिखें या ना लिखें, आप सिंपली इसको पाई लिख के छोड़ सकते हैं और इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे आप डी ओमेगा टी के फॉर्म में। ये डी ओमेगा टी के फॉर्म में आपने इसको इंटीग्रेट करके रखा है। एवरेज निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला था उसी में आपने पुट किया, कोई नया फॉर्मूला कहीं अलग से लेके नहीं आया। डेरिवेशन आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब करना बस इतना है कि आपको इसको सॉल्व करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देख लेते हैं। अब लिख सकते हैं हम यहाँ से आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम और पाई, इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं जल्दी से। आई एम अपॉन पाई, लिमिट्स पुट कर दिए, लिमिट्स लगा दिए सबसे पहले 0 से पाई की, और इंटीग्रेट करेंगे साइन ओमेगा टी को किसके रिस्पेक्ट में, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ से वैल्यू मिलती है आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई, अंदर मिल गया माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और वैल्यू हो गई इसकी, लिमिट पुट करनी है इसमें हमको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के फॉर्म में, ठीक है। तो आई एवरेज की वैल्यू हो जाएगी आई एम अपॉन पाई 1 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 1, और चाहें तो सीधे सीधे इसको लिख देते हैं 2, ठीक। तो आई एवरेज निकालने का तरीका हो गया 2 बाई पाई आई एम। यही था ओवरऑल डेरिवेशन इसका, यही करना था हमको। इस पूरे सेक्शन का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना था, जिसको हम लोगों ने पीक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो चाहे तो आप 2 बाई पाई को भी सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, 0.75 या 636 के अप्रॉक्स कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, और इस फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस करते हैं। या चाहें तो आप इसको 2 बाई पाई आई एम के फॉर्म में भी लीव कर सकते हैं। ये था ओवरऑल एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, आप इसको अगर समझ गए हो तो नोट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी सा डेरिवेशन था ये। ऐसा करके हम क्वांटिटी को उसकी पीक वैल्यू के फॉर्म में अगर 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द आरएमएस वैल्यू, यानी मैग्नीट्यूड का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है उसमें सबसे आखिरी मेथड होता है आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट तरीका भी यही होता है। तो इसको मैं मिटाता हूं और चलते हैं हम सीधे आरएमएस वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी में मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन फॉर्म का आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बताऊंगा इस वीडियो के एंड पॉइंट पे जाने के बाद आपको बताऊंगा कि इसको न्यूमेरिकल में कैसे कंसिडर किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी पहले आपको बता दूं कि ये डेरिवेशन को आप कैसे परफॉर्म करेंगे। डेरिवेशन से पहले इसका थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके नाम में और इसकी थ्योरी में थोड़ा सा अंतर है। इसका नाम जो पड़ा हुआ है, जो रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं, ये इसको कैलकुलेट करने के तरीके के कारण ये बना, वेयर एज इसकी थ्योरी जो होती है थोड़ी सी इसकी अलग है। इसकी थ्योरी ये बताती है, आप इसको अगर समझना चाहें तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू which when travels from a resistor of known value for a particular duration of time produces same amount of heat as that produced by a steady state current flowing through the same resistor for same duration of time। ठीक है, थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में समझते हैं इसको। सपोज आपके पास एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू आपको पता है, इफ यू आर हैविंग अ रेजिस्टर ऑफ नोन वैल्यू, ठीक है, और इससे आप एक करंट सेंड करना चाहते हैं, एक करंट सेंड कर रहे हैं, करंट आई, कितनी वैल्यू की करंट है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन कितने टाइम के लिए आप सेंड करते हैं। ठीक, सपोज कर लेते हैं इसको 60 सेकेंड्स के लिए हम सेंड करते हैं इस करंट को। ठीक, तो डेफिनेटली आई स्क्वायर आर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हीट तो इसके अंदर से डिसिपेट होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ हीट के फॉर्म में ये पावर को डिसिपेट करना शुरू करेगा। अगर हीट के फॉर्म में ये पावर डिसिपेट करेगा तो कितना डिग्री सेल्सियस का हीट या फ़ारेनहाइट का जो हीट है उसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। ठीक है, अब सपोज ये x डिग्री सेल्सियस का हीट इसने डिसिपेट कर दिया, कौन सी करंट जा रही थी, ये डायरेक्ट करंट, स्टेडी स्टेट करंट इसके अंदर से फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी चीज़ आपको पता थी, नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टर,
known duration of time, this much heat is liberated. अब सेम रजिस्टर, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और जब तक सेम टेम्परेचर ना पहुंच जाए तब तक मैं इसके थ्रू AC भेजना अगर शुरू करूं, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपको सेम टेम्परेचर मिलेगा इतने ही ड्यूरेशन के लिए इसी रजिस्टर से AC भेजने पर भी। तब आप समझोगे कि AC की वैल्यू और DC की वो वाली वैल्यू बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक, तो AC की वो वैल्यू जो प्रीवियसली जो हम DC यूज किए थे यहाँ पे, ये वैल्यू के बराबर जो होती है, दैट वैल्यू इज नोन एज RMS वैल्यू ऑफ AC। RMS वैल्यू ऑफ AC इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो DC का इक्विवेलेंट होता है। तो इन फ्यूचर अगर आप कभी DC का इस्तेमाल करेंगे, DC का यूज़ करेंगे, इन्वर्टर्स का यूज़ करके उसको AC में कन्वर्ट करके आप अप्लायंसेस को रन करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपको AC की वो वैल्यू पता होनी चाहिए जो उसका इक्विवेलेंट है, जो उस DC की इक्विवेलेंट है उतनी हीट प्रोड्यूस करे, सो दैट कि अगर इन फ्यूचर आप DC सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं, उसको इन्वर्टर में दिया और इन्वर्टर से आप यूज़ कर रहे हैं अप्लायंसेस को रन करने के लिए, तो अप्लायंसेस का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे वो एक्चुअल AC के पहुंचने पे या एक्चुअल AC के मिलने पे वर्क करने चाहिए। ठीक है, तो AC की इसी वैल्यू को RMS वैल्यू बोला जाता है। ये RMS नाम जो होता है इसके कैलकुलेट करने के तरीके से बनता है, रूट मीन स्क्वायर, उसको भी समझते हैं अभी, पूरा डेरिवेशन उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आई होप कि आपको इसकी थ्योरी समझ में आ गई होगी। आइए लेके चलता हूँ आपको इसके डेरिवेशन पे। तो नाम से जैसा समझ में आ रहा है, रूट मीन स्क्वायर, आप चाहें तो यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने इसका हेडिंग लिख के रखा हुआ है, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ मैंने कुछ स्पेस छोड़ के रखा हुआ है इसके नाम के बीच में। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल समझते होंगे इसकी इंपॉर्टेंस, आपके बुक में ये लिखा भी हुआ होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जब टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। तो इसका डेरिवेशन कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। याद करने का बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा तरीका है, बिल्कुल कोई टफ चीज़ नहीं है, और इसमें कुछ याद ही नहीं करना है एक्चुअल में। तो इसमें बस आपको एक सीक्वेंस फॉलो करते जाना है, ठीक है, और उस सीक्वेंस के एंड में आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू विल बी द RMS वैल्यू ऑफ AC। सीक्वेंस क्या होगा वो भी इसके नाम में छुपा हुआ है, इसके नाम को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर लोगे आप तो आसानी से इसका सीक्वेंस बना लोगे। मैं बताता हूँ तरीका क्या करना है। ये जो मैंने बीच में वेकेंट स्पेस छोड़ा हुआ है ना, ठीक है, इसमें एक सेम प्रीपोजिशन आपको प्लेस करना है। कौन सा सेम प्रीपोजिशन आप प्लेस करोगे? बस एक वर्ड पुट कर दीजिए इसके बीच में, ऑफ, यहाँ भी पुट कर दीजिए ऑफ। अब थोड़ा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकला। इसका मतलब निकला रूट ऑफ मीन, मीन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ AC। मतलब करना क्या है, रूट कैलकुलेट करना है। किसका? मीन का रूट कैलकुलेट करना है, यानी एवरेज का। एवरेज किसका निकालना है आपको? स्क्वायर वैल्यू का। और स्क्वायर वैल्यू किसकी चाहिए? AC की। मिल गया आपको पूरा सीक्वेंस RMS का। बस करना कुछ नहीं है, AC की वैल्यू पता होनी चाहिए। और ये कैसे नहीं पता होगी? जब AC की वैल्यू होती है I = Im sin ओमेगा t, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया, सीक्वेंस पता है आपको ऑलरेडी इसका। तो करना क्या है, पहले इसका स्क्वायरिंग करना है। तो लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब अगर मुझे इसको RMS बनाना है तो इसमें RMS तीनों चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इसको लिख दिया Im स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, स्क्वायर कर दिया। थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट अगर करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I स्क्वायर इज इक्वल टू Im स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसके आगे अब नहीं सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब स्क्वायर कर लिया, अब नेक्स्ट अप्रोच होना चाहिए मीन। तो अभी अभी हम लोगों ने एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन किया हुआ है, अगर आपको वो याद होगा तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। एवरेज वैल्यू निकालना भी बिल्कुल ईजी होता है। I स्क्वायर एवरेज लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेता हूं मैं टेकिंग एवरेज ऑफ गिवन वैल्यू। माइंड में आपके क्वेश्चन आना चाहिए कि गिवन वैल्यू का क्यों? एवरेज पिछली बार तो Im sin ओमेगा टी का निकाले थे, तो इसलिए क्योंकि आपको RMS चाहिए। RMS के नाम में ही पता है, रूट ऑफ मीन, मीन ऑफ स्क्वायर। तो AC का जो स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई, इसीलिए इसका मीन निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे फर्स्ट थिंग Im स्क्वायर, एवरेज का मतलब हो गया, देखिए 2 को बाहर निकाल लेते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेट कर देते हैं। एवरेज है तो ऑल्टरनेशन का होगा, यानी एक हाफ साइकिल का होगा। एक हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव ऑल्टरनेशन, और पॉजिटिव ऑल्टरनेशन होती है 0 से पाई तक की। तो 0 से पाई तक की लिमिट्स में पुट कर दिया, जो भी वैल्यू यहाँ लिखी है दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा
अपॉन में ये 2 था, इसको मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। एवरेज है तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू करते हैं, तो नंबर ऑफ वैल्यू में आपको याद होगा कि उतनी वैल्यू होती है जितना उस इंस्टेंट के बीच का गैप होता है हमारे पास। तो हम यहाँ लिखते हैं पाई माइनस 0 और डी ओमेगा टी के फॉर्म में इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो पाई माइनस 0 को डायरेक्टली पाई लिख सकते हैं। ये आ गया एवरेज कैलकुलेट करने का इक्वेशन। बस सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी हमको आई एम स्क्वायर अपॉन पाई को बाहर निकाल लिया तो अपॉन 2 पाई, इतने सेक्शन को इंटीग्रेट करना है तो 1 दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी, लिमिट पुट कर देंगे इसके अंदर 0 से पाई तक की, माइनस cos 2 ओमेगा टी। तो cos 2 ओमेगा टी का हो गया साइन 2 थीटा बाई 2, इसमें भी लिमिट पुट करनी है 0 से पाई तक की। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई हमको। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पाई पुट करें या 0 पुट करें, दोनों ही कंडीशन में ये वैल्यू 0 हो जानी है। तो इसमें दोबारा से आप वैल्यू पुट करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, ऑलरेडी 0 है। सिर्फ इसके अंदर लिमिट पुट करना है, तो एक बार पाई पुट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई माइनस 0 दैट इज इक्वल टू पाई। तो सीधे मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ आई स्क्वायर एवरेज बिकम्स आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू मिलती है पाई माइनस 0। आप चाहें तो पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो अब एवरेज भी कैलकुलेट कर लिया, एवरेज की वैल्यू मिली है आई एम स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, तो देखिए आपने कहाँ तक का वर्क कर लिया। आपने ए सी की वैल्यू लिख ली सबसे पहले, फिर आपने उसका स्क्वायर कर दिया, फिर आपने अभी उसका मीन भी निकाल लिया। अब आखिरी स्टेप बचा हुआ है जिसमें आपको इसका रूट निकालना है, यानी स्क्वायर रूट करना है। जैसे ही स्क्वायर रूट करेंगे, लिख लेते हैं इसको भी, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स बोलने का मतलब है कि मैं इसको आई आर एम एस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ अब, और स्क्वायर रूट अगर किया तो आई एम स्क्वायर अपॉन 2, या सीधे सीधे लिखूँ कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से मिल गई, डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। यहाँ से मिल गई आई आर एम एस की वैल्यू, आर एम एस वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट दैट इज आई एम अपॉन रूट 2। इन द सेम वे आप वी आर एम एस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं वी एम अपॉन रूट 2 से, और ई आर एम एस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ई एम बाई रूट 2 के फॉर्म में। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला था न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये होता है कि कोई भी गिवन न्यूमेरिकल अगर है, उसके अंदर जो भी वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन होती है वो बाय डिफॉल्ट आरएमएस के फॉर्म में ही गिवन होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है सो दैट कि उसका डीसी इक्विवेलेंट आसानी से फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट इज प्रोवाइडेड टू अ बिल्डिंग which draws a current of 10 एम्पियर या 3 एम्पियर, तो उस कंडीशन में वो 200 वोल्ट और वो 3 एम्पियर बोथ आर बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यूज। ठीक है, तो क्वांटिटीज ऐसे आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी था ये। करना क्या था, रूट ऑफ मीन, मीन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। एसी का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए आपको इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में। आई एम साइन ओमेगा टी बस अगर आपको याद है, उससे भी आप ये पूरी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल द डेरिवेशन एंड दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन, जनरेशन, रिप्रेजेंटेशन, अब बात करेंगे एनालिसिस के बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।